Hello students, how are you? In this video, I have to tell the syntax of preposition. Syntax of preposition. Part second. इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद भी किया जाता है, अर्थात सेंटेंस के लास्ट में भी किया जाता है। जबकि 28 वीडियोज़ में मैंने यही बताया है कि नाउन के पहले अर्थात ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। वही रूल तो वही है कि प्रीपोजिशन, नाम है प्रीपोजिशन, पहले आने वाला स्थान किसके, तो नाउन अथवा प्रोनाउन के। नाउन अथवा प्रोनाउन होते क्या हैं, वही ऑब्जेक्ट होते हैं। इसका प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के पहले ही आने वाला वर्ड है। किंतु इसके पहले वीडियो में मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया है कि प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के बाद भी प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात सेंटेंस के अंत में भी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि प्रीपोजिशंस का यूज सेंटेंसेज में किस दशा में करना है। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब है तो उनके बाद ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बीच में प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है या नहीं करना है, इसी के बारे में बताना है। और कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो स्थान अथवा समय के बारे में बताते हैं, या उनके साथ आने वाला समय या पीरियड ऑफ टाइम हो, उनके पहले क्या इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। वो प्रीपोजिशन क्या कौन है, फार, फ्रॉम, इन और ऑन, उन्हीं के बारे में शुरू करने जा रहा हूँ। तो रूल नंबर फर्स्ट, प्रीपोजिशंस इन फार, फ्रॉम, इन, फार, फ्रॉम, सेटिंग है फार, फ्रॉम, इन और ऑन का प्रयोग स्थान या समय दिखाने वाले, बताने वाले, समय दिखाने कहें या बताने कहें, बताने कहें, समय बताने वाले वर्ड से पहले नहीं किया जाता है, से पहले नहीं किया जाता है। जैसे आई वेंट टू हर हाउस इन द लास्ट ईयर या मंथ, जो भी कुछ कहिए, ईयर कहिए, मंथ कहिए, वीक बोल सकते हैं, ठीक है। आई वेंट टू हर हाउस इन द लास्ट मंथ, ये लास्ट ईयर जो है क्या है, या लास्ट, यह ईयर अलग है, लास्ट मंथ क्या है, लास्ट वीक क्या है, या वीक भी लिख सकते हैं। यही समय बताने वाला वर्ड है। लास्ट ईयर पिछला वर्ष समय बता रहा है, यही हमको टाइम बता रहा है, समय बताने वाला वर्ड है। इसके पहले बताया गया कि इन, देख रहे हैं, इन का प्रयोग फार, फ्रॉम, इन तथा ऑन का प्रयोग नहीं करना है। तो मैं समय ही बताने वाले की बात करें, इस प्रकार का यूज है आई वेंट टू हर हाउस इन द लास्ट ईयर, तो सरासर ये गलत है। ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट क्या करना है, यही ना हमको सिंटेक्स में पढ़ना है। इनकरेक्ट दिया रहेगा, करेक्ट करना है हमको। करेक्ट क्या है, आई वेंट, ये सब सही है। आई वेंट टू हर हाउस, इन भी हट गया, इन हटा, इन के बाद द का प्रयोग तुरंत आ जाता है। इन हटा तो द भी हट गया। लास्ट
ईयर हो गया। आई वेंट टू हर हाउस लास्ट ईयर या लास्ट मंथ या लास्ट वीक, लिख दे भाई को और लास्ट मंथ लास्ट ईयर। आई वेंट टू हर हाउस लास्ट ईयर। अब लास्ट मंथ आप ये मत सोचिए कि ये अब्लिक लगा है तो लास्ट मंथ होगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि लास्ट ईयर मंथ वीक हम भी बोल दें। अरे बोलना है तो लिखेंगे आई वेंट टू हर हाउस लास्ट ईयर, फिर आई वेंट टू हर हाउस लास्ट मंथ। एक अब्लिक लिखा है तो उसका एक सेंटेंस है, ठीक है। मतलब मैं उसके घर पिछले वर्ष गया था या पिछले महीने गया था। देखा कि प्रीपोजिशंस जो भी है तो इसमें इनका प्रयोग लिया गया था, सरासर गलत था। समय से पहले इसका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। और मैं कहूँ जिसे हमेशा बोला जाता है प्लीज वेट या काइंडली वेट, प्लीज वेट फॉर मी, प्लीज वेट फॉर ए मिनट, प्लीज वेट फॉर ए मिनट। या यह भी कहे प्लीज वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतज़ार करो। चाहे वो तो अलग है, चलिए सेंटेंस बना दें। रोज बोला जाता है प्लीज वेट फॉर मी फॉर ए मिनट, ये मिनट टाइम है, ये तो सही है। मी है और फार प्रीपोजिशन है तो ये प्रोनाउन से पहले आया है। प्रोनाउन है मी, यह सही है। मेरे लिए इंतजार करो फार ए मिनट, क्या गलती है। तो बताया गया कि फार फराम के पार का प्रयोग जो है समय स्थान से पहले नहीं किया जाता, तो यहाँ फार की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। तो क्या होगा करेक्ट इसका या इनकरेक्ट था। प्लीज वेट, कृपया इंतज़ार करो, या काइंडली वेट फॉर मी, मेरे लिए, तो सही है, मेरे लिए इंतज़ार करो ए मिनट। ऐसा आपने लगाया तो गलत है। प्लीज वेट फॉर मी ए मिनट, फॉर मी नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लीज वेट ए मिनट लिख दीजिए। मान लीजिए कि प्लीज वेट लिखा है, फॉर मी नहीं है, कोई चिंता नहीं। आपको शक हो रहा है कि फॉर मी है तो यहाँ डबल फार का प्रयोग हो रहा है, तो क्या हर्ज है, इसको हम ही कर देते हैं प्लीज वेट फॉर ए मिनट, फॉर ए मिनट। ठीक हो गया काम। प्लीज वेट ए मिनट, ए हो गया। प्लीज वेट ए मिनट, फार समाप्त हो गया। फार कोई सकता नहीं है, कोई सकता नहीं है। प्लीज वेट ए मिनट, एक मिनट, कृपया एक मिनट इंतजार करो। तो इस प्रकार क्या कहा कि उसमें दो ही बताया, फार, फ्राम, इन और आन का प्रयोग स्थान या समय के ही बता दिया, या समय बताने वाले वर्ड से पहले नहीं किया जाता। ठीक है। अब दूसरा इसके बारे बताते हैं। दूसरा ये है कि कुछ प्रीपोजिशंस हैं जो देखने में आपको लगेगा कि वो वर्ब हैं, और वर्ब में क्या है, पार्टिसिपल्स हैं। आईएनजी वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के आपको वर्ब नज़र आएंगे। तो ये जब लगा रहेगा सेंटेंस में शुरू में दिया जाता है, तो जब उसके साथ जो है पर्यायवाची प्रीपोजिशन लगा दे इनकरेक्ट में दिया रहता है तो सोचते हैं कि सही है, लेकिन वह गलत होता है। वह कैसे प्रीपोजिशन बता रहे हैं। कुछ प्रीपोजिशन, कुछ वर्ड्स, जैसे कुछ वर्ड्स, इसको वर्ड्स ही कहते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स जैसे कंसीडरिंग, अरे कंसीडर वर्ब है, यही कंसीडर वर्ब है, इंजन लग गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो कुछ वर्ड्स जैसे, इसलिए वर्ड्स लिख रहा हूँ, जैसे कंसीडरिंग, कंसर्निंग, कंसर्निंग, ठीक है।
पेंडिंग, रिगार्डिंग, देख रहे हैं सब में ING लगा है, सही वर्ब है। तो कहले कुछ वर्ड्स जैसे कंसीडरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, पेंडिंग, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का प्रयोग मैं बता ही चुका हूं, बेरिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, तिस पर भी, इसका अर्थ है तिस पर भी। हम लोग भोजपुरी क्षेत्र में अच्छा भाषा कहते हैं त्योना पर भी, मतलब इसके बावजूद भी, तो 30 पर भी, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स जैसे कंसिडरिंग, कंसर्निंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, ड्यूरिंग, बेरिंग, नॉट विद स्टैंडिंग के कुछ वर्ड्स जैसे इसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रीपोजिशंस का प्रयोग नहीं किया जाता, का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। क्यों? अरे मैंने तो शुरू में पढ़ा दिया था कि प्रीपोजिशन 5 प्रकार के होते हैं, इसका बताया था भी। लेकिन मान लीजिए किसी बुक में नहीं है, वो पढ़ा ही नहीं है, तो उसका सोचेगा, कोई भी सोचेगा कि ये वर्ब है, तो प्रीपोजिशन आना, कोई भी वर्ब है तो इसके साथ इस सेंटेंस के साथ, इस वर्ड के बाद क्या हमारा कोई भी प्रीपोजिशन हो ही सकता है, क्योंकि कोई ना कोई नाउन के पहले ही आएगा ये। तो वही कहने का मतलब कि के साथ, इन सभी शब्दों के साथ प्रीपोजिशंस का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि जो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये देख रहा है, ये मतलब दीज, ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस होते हैं, प्रीपोजिशंस ही होते हैं, या कह सकते हैं क्योंकि ये एक प्रकार के प्रीपोजिशंस ही होते हैं। जैसे मैं बता हूँ पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो मैं पार्टिसिपल ले दिया, क्योंकि ये क्योंकि ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस ही होते हैं। जैसे मैं कहूँ, इसमें से किसी एग्जाम्पल लेते हैं, कंसीडरिंग, कंसीडरिंग अबाउट हिम, कामा इसी तरह रहता है, शुरू में ही रहता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल शुरू में रहता है अधिकांश। कंसीडरिंग अबाउट हिम, आप किसी उसका नाम ले लीजिए, मान लीजिए कंसीडरिंग अबाउट हिम, अब मान लीजिए हम लेते हैं रहीम ही ले लेते हैं। रहीम इज नॉट ए गुड मैन, या रहीम गुड मैन बताना ना, ये नॉट ए बैड मैन, तो अब ना गुड मैन होगा, ठीक। कंसिडरिंग अबाउट हिम, रहीम इज नॉट ए बैड मैन, इसका मतलब रहीम इज ए गुड मैन, ये ना होगा। तो कंसिडरिंग अबाउट हिम या कंसिडरिंग अबाउट हिज क्वालिटी, ये भी कह सकते हैं, कंसिडरिंग अबाउट हिज क्वालिटी या अबाउट हिम, कुछ भी, तो और बढ़िया बना दें, कंसिडरिंग अबाउट हिज क्वालिटी, अबाउट हिज नाउन हो जाए, क्वालिटी कामा, ठीक हो गया। कंसिडरिंग अबाउट यही प्रीपोजिशन है, हिज क्वालिटी ये नाउन है, ठीक। रहीम इज नॉट ए बैड मैन, तो हम कहेंगे क्या गलती है, इस नाउन से पहले प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग हुआ ही है,
तो गलती ही कहाँ है? ठीक है, अबाउट का प्रयोग इस हीज क्वालिटी, हीज पॉजेसिव एडजेक्टिव है और क्वालिटी नाउन है। यही इस क्वालिटी से पहले, मतलब क्वालिटी नाउन से पहले जो प्रीपोजिशन प्रयोग हुआ है अबाउट, तो गलती है नहीं, क्योंकि नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले जाता ही है। मैं हिम लिख दिया था भी सही था। और इसके बाद ही रहीम, हिज का मतलब रहीम, रहीम इज नॉट ए बैड मैन, मतलब वह अच्छा, वह बुरा आदमी नहीं है, मतलब अच्छा आदमी है। उसका मतलब यहाँ अबाउट का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि खुद ये सब दिखाई दे रहे हैं, खुद प्रीपोजिशन है, तो एक साथ डबल प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये है इनकरेक्ट। क्या है? इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या कर लेते हैं? करेक्ट में करेंगे कंसीडरिंग हीज क्वालिटी, रहीम इज नॉट ए बैड मैन। हो गया? क्या बताया मैं? कुछ वर्ड्स जैसे दिखाई दे रहा है, वर्ब जैसे, इनके साथ प्रीपोजिशंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं बता दिया कंसीडरिंग अबाउट ही, लग भी रहा था कि इसके साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम नहीं जानते कि ये प्रीपोजिशन है, हम जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का कोई वर्ब है, तब हम जो है अबाउट लगा देते। लेकिन याद रहे इस प्रकार का शब्द जो भी होगा, एक प्रकार की ये क्या है? प्रीपोजिशंस है, इसीलिए इनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाना है, क्योंकि डबल प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद आगे बताऊं, रूल नंबर 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल। ये हम जानते हैं किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट, किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में, मैंने ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता ही है उसका नाम ट्रांजिटिव, सकर्मक कर्म के साथ। तो उस वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। इसी के यही है, यही मस्ट है। तो तीसरा रूल, किसी ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच, यही लिखना है, किसी ट्रांजिटिव वर्ब, किसी ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट, जानते हैं कि वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए उसके लिख रहे हैं, उसके ऑब्जेक्ट के बीच किसी के बीच प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक, ट्रांजिटिव वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, बीच में हमको किसी प्रीपोजिशन, जैसे मैं बता रहा हूँ, आई टीच, आम जनरल, आई टीच टू यू डेली, हो गया, आई टीच टू यू डेली। आई सब्जेक्ट, ये क्या है? वर्ब है। कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ये यू ऑब्जेक्ट है, यहाँ टू की आवश्यकता ही नहीं है, सेंटेंस आप लोग प्रयोग भी नहीं करते हैं। आई टीच यू डेली, टू की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है? इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा? आई टीच यू डेली, मैं आपको प्रतिदिन पढ़ाता हूँ। हो गया? इसके वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। किसी ट्रांजिटिव वर्ब और उस ऑब्जेक्ट के बीच प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा लेते हैं, शी सिंग्स हार ए सॉन्ग, लिखा है शी सिंग्स फॉर ए सॉन्ग, प्रीपोजिशन है, दिखाई दे रहा है।
तो जानते हैं कि सिंग्स जो है वर्ब है और कैसा ट्रांजिटिव वर्ब है, और सांग ऑब्जेक्ट है। आज सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें प्रीपोजिशन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सरासर गलत है। तो क्या होगा, शी सांग ए, शी सिंग्स ए सांग। आई राइट ए लेटर, आई राइट टू ए लेटर नहीं, आई राइट ए लेटर। ठीक है, कब, जब ट्रांजिटिव वर्ब है तब। अब ये कहा जाए कि आई गो टू वाराणसी, अब कहा जाए कि आई गो टू वाराणसी तो लिखा जाता है, ऐसा क्यों हुआ? आप यहाँ टू नहीं लगाए, यहाँ फार नहीं लगाए, लेकिन आई गो टू वाराणसी क्यों लिख दिए? तो बता दो, गो वर्ब है और कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता। ये तो प्लेस है, प्लेस ऑफ एडवर्ब है। ठीक है, तो ये प्लेस ऑफ एडवर्ब है, तो प्लेस ऑफ एडवर्ब के पहले टू लगा है। ये गो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये ट्रांजिटिव वर्ब जितना भी होगा उसके साथ और उसके ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। आप इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, डेली यूज करते हैं, कि किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग आप नहीं करते। अब आगे रूल नंबर 4, इसमें कुछ वर्ब हैं ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बारे में बता दें। ये तो बताया कि इसके साथ नहीं होता, उस वर्ब के बाद, उस ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। थोड़ा उसको लिख लें, कौन कौन से वर्ब हैं। रूल नंबर 4, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स जैसे, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स जैसे, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जैसे आर्डर, रोज यूज होता है इसका। इस समय लॉकडाउन में खूब आर्डर हो रहा है। आर्डर, ओबे, आर्डर, ओबे, वायलेट, उल्लंघन, रिसेंबल, साइन, कॉम्बैट, देख रहे हैं, कॉम्बैट, ये सब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब हैं। डिफीट, रिकमेंड, प्रिवेड, etc बहुत है। के साथ प्रीपोजिशंस का प्रयोग कभी नहीं होता। प्रीपोजिशंस का प्रयोग कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, नहीं होता है। क्या देखा, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स जैसे वर्ब्स है, ये कहीं नहीं है। आर्डर है, ओबे है, वायलेट है, रिसेंबल है, साइन, कॉम्बैट, बिफेट, रिकमेंड, प्रिवेड के साथ प्रीपोजिशंस का प्रयोग कभी नहीं होता। जैसे मैं कहूँ, माई एल्डर सन हैज आर्डर्ड, बहुत आर्डर करता है। क्या आर्डर किया है? माई एल्डर सन हैज आर्डर्ड फॉर 100 मास्क। मास्क सकता है 100 मास्क का ऑर्डर कर दिया है। तो क्या ये सही है, फार लगा है, क्या उचित है या गलत है, ये देखना है। इसमें ये तो वर्ब की मांग है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इनका इन वर्ब के साथ का लगना ही लगना नहीं है। तो क्या है, ये फार का प्रयोग उचित नहीं है, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा? माई एल्डर सन हैज ऑर्डर्ड 100 मास्क। हो गया 100 मास्क। और दूसरा एग्जाम्पल दे दे। एक जो है हमको रिसेंबल अच्छा लग रहा है, इसका भी दे दें।
ट्वेल्थ नाइट में विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा है, कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी। उसमें वायला जो है अपने भाई सेबेस्टियन की हम शक्ल है, पता ही नहीं चलता कि भाई कौन है उसमें से, मतलब चेहरे में जरा सा अंतर नहीं है, तो मतलब रिसेंबल है। क्या है? रिसेंबल, हम शक्ल। तो कहेंगे, वही मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, वायला इज रिसेंबल्ड, वायला रिसेंबल्ड with her brother, लिखना है तो लिख सकते हैं सेबेस्टियन हो गया, मैं इसकी आवश्यकता नहीं है, हो गया यहाँ कि वायला रिसेंबल्ड विथ हर ब्रदर सेबेस्टियन। क्या होगा? ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? कि विथ का मैंने प्रयोग कर दिया, तो करेक्ट क्या होगा? वायला रिसेंबल्ड हर ब्रदर। कोई भी अपने भाई, वायला बहन है और वो उसका भाई है, जानेंगे हर लगा, चाहे वायला रिसेंबल्ड विथ हर ब्रदर, हो गया ब्रदर। उस समय लिखिए चाहे ना लिखिए, ठीक। अब इसके बाद वायलेट है, उल्लंघन करना, इसका भी एग्जाम्पल दे दे। दे हैव वायलेटेड अगेंस्ट द रूल्स ऑफ मोरालिटी, नैतिकता। क्या है? दे हैव वायलेटेड अगेंस्ट द रूल्स ऑफ मोरालिटी। अगेंस्ट सही तो है, किसी नियम के खिलाफ है तो अगेंस्ट खिलाफ होता है, के विरोध होता है। मैंने बताया था अगेंस्ट का प्रयोग, इसका अर्थ होता है खिलाफ या विरुद्ध, तो सही है, क्या हर्ज है? अगेंस्ट द रूल्स ऑफ मोरालिटी, नैतिकता के नियम के खिलाफ दे हैव वायलेटेड, वे उल्लंघन किए हैं। याद रहे, उल्लंघन जब किए हैं तो खिलाफ किया हुआ, खुद इसका ऐसा ये वर्ब है, ऐसा इसका अर्थ है, किसी में खिलाफ है। उल्लंघन करना है तो उसमें फिर अगेंस्ट की क्या जरूरत है? फॉरवर्ड किया है, मना किया है, उसमें नहीं की क्या जरूरत है? मना किया उधर भी नहीं लिखते हैं। उसी प्रकार इसी में जैसे कि बताया जाता है इसमें कि जब कोई वर्ब का अर्थ ही ऐसा है जिसमें प्रीपोजिशन भी समाहित है, तो क्या लगाना है? इसमें देखिए कि दे हैव वायलेटेड अगेंस्ट द रूल्स ऑफ मोरालिटी, इसी पे बात करते हैं। वायलेटेड मतलब उल्लंघन करना है, वे उल्लंघन कर दिए हैं द रूल्स ऑफ मोरालिटी। अगेंस्ट कर सकता नहीं है, क्योंकि उल्लंघन तो उल्लंघन, अब उल्लंघन खिलाफ क्या लगाना है उसमें, तो वही है, करेक्ट होगा क्या? ये इनकरेक्ट था। दे हैव वायलेटेड द रूल्स ऑफ मोरालिटी। इस प्रकार मैंने प्रीपोजिशन का सिंटेक्स, मतलब सेंटेंस में कैसे, सिंटेक्स मीन्स सेंटेंसेज में कैसे करेक्ट इसका यूज किया जाता है बतला दिया। पार्ट 1 भी बताया था, इसके पहले पार्ट 2 बता दिया, और उसके पहले 28 वीडियोज में मैंने 28 वीडियो में मैंने इसके डिटेल में बतलाया है। कुल मिलाकर प्रीपोजिशन के बारे में 30 वीडियो तैयार है, और आप चाहें यूट्यूब वीडियो पर सभी के बारे में डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि प्रीपोजिशंस के बारे में इतना डिटेल में मैंने बताया है कि यदि आप प्रत्येक वीडियो को केयरफुली देखते हैं तो आपको अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और आशा मैं यही करूँगा कि आप उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक्स।